दूसरे दिन फसीहा और गजाला एक साथ बुटीक गए। फसीहा ने कार पार्क की और गजाला कार से उतरकर अपने बुटीक चली गई। फसीहा भी कार से बाहर निकल ही रही थी कि इसके अक्ब से एक मर्दाना आवाज़ ने इसे चौंका दिया। एक्सक्यूज़ मी। फसीहा जो ही घूमी वो चौंक गई। इसके अक्ब में वही शख्स खड़ा था जो कल ज़हीर से बात कर रहा था। मैं आपके पीछे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो शख्स बोला। क्या बात करनी है? फसीहा ने इसका जायज़ा लिया। मुझे मालूम नहीं है कि आपका ज़हीर के साथ क्या ताल्लुक़ है। ज़हीर ही नाम बताया है ना उसने अपना? इसने कहा, हाँ वो ज़हीर ही है। फसीहा इसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कई महीनों के बाद कल इससे मिला हूँ, इसलिए अचानक उसे देखा तो चौंक गया। चौंक क्यों गए आप? बात दरअसल ये है कि लेकिन एक मिनट, क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि ज़हीर के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है? क्या आपने शादी कर ली है उससे? आप क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरा ज़ाती मामला है। फसीहा जल्दी से बोली, बेशक ये आपका ज़ाती मामला है, मुझे ये पूछने का हक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे कुछ बताने से आपकी मदद हो जाए। इस शख्स ने कहा, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फसीहा ने बताया, मैं आपके सामने एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ। मेरा मकसद महज ये है कि आप किसी मुसीबत में ना फंसे। इसने कहते हुए दाएं बाएं देखा। आप जो भी कहना चाहते हैं जल्दी से और खुलकर बता दें। फसीहा भी जानने के लिए मुस्तरब हो गई। इस शख्स ने फिर दाएं बाएं देखा और महज इतना बोला, ज़हीर दरअसल ज़हीर नहीं है, बल्कि वो जिब्रान है। अचानक इसके अल्फाज अटक गए और इसकी निगाहें फसीहा के अकब में मुंजमद होकर रह गई। इसकी आंखों में खौफ भर गया और चेहरे के तासुरात में तग़य्युर आने लगा। बहुत कलामी के अंदाज में बोला, मुझे यही डर था कि वो मेरे पीछे किसी को लगा देगा, फिर बात होगी। अगर मेरी ज़िंदगी रही, उसके आदमी मेरे पीछे हैं। ये कहते ही वो घूमा और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। फसीहा पहले तो इसे भागता हुआ देखती रही, फिर इसकी मुतलाशी नज़रें दाएं से बाएं घूमी। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन इसके लिए अंदाज़ा करना मुश्किल था कि कौन इसके पीछे था। अलबत्ता एक कार बड़ी तेज़ी से उसी तरफ गई जिस तरफ वो शख्स भागा था। फसीहा तज़ब्ज़ुब का शिकार इसी जगह खड़ी सोचती रही कि इसे क्या करना चाहिए। वो शख्स कौन था और इसका ज़हीर के साथ क्या ताल्लुक़ था? इसके पास ज़हीर की ऐसी क्या हकीकत थी जो इस पर मुनकशिफ करना चाहता था, लेकिन इसे मौका ही न मिला। इसके अलावा जिस बात ने फसीहा को और भी बेचैन कर दिया वो ये थी कि ज़हीर का असल नाम शायद जिब्रान था। वो कुछ और बताना चाहता था, लेकिन इसे बताने का मौका ही नहीं मिला। फसीहा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और ज़हीर को कॉल करनी चाहिए, लेकिन वो रुक गई। इसने सोचा कि पहले वो इस शख्स को तलाश करेगी, इससे ज़हीर की असलियत जानेगी, इसके बाद वो कोई फ़ैसला करेगी। फसीहा बुटीक में दाखिल हुई तो गजाला इसकी मुंतज़िर थी। कहाँ रह गई थी तुम? कहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गई थी। फसीहा ने खोए हुए लहजे में कहा, सब ठीक है? गजाला इसका इजाज़ा लेते हुए बोली, हाँ सब ठीक है मामा। फसीहा ये कहकर ऑफिस की तरफ चली गई जहाँ गजाला बैठती थी। फसीहा को चैन नहीं आ रहा था, वो बेचैन उस शख्स की बातों के पीछे राज जानने के लिए थी। फसीहा ने देखा कि उसकी मामा दूसरी तरफ मसरूफ़ थी, तो वो उठी और तेज़ी से बाहर निकल गई। इसने कार निकाली और इस तरफ चली गई जिस तरफ वो शख्स भाग कर गया था। हालांकि ये बात बड़ी मज़ेक का हैज़ थी कि वो कुछ वक्त गुजरने के बाद इस तरफ जा रही थी जहाँ इसे इसी वक्त जाना चाहिए था। फसीहा ऐसे ही गाड़ी घुमाती रही और ज़हीर के ऑफिस पहुँच गई। वो इसे देखते हुए खुशगवार हैरत से बोला, अचानक क्या अब मेरे बगैर दिल नहीं लगता है? ऐसा ही कुछ है। फसीहा मुस्कुराई, इसके सामने बैठ गई। बेचैनी रहने लगी है। मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं चाहता हूँ कि मंगनी की रस्म की बजाय शादी ही कर लें। तुम क्या कहती हो? ज़हीर ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा। जो आपका फ़ैसला हो, मुझे एतराज़ क्या हो सकता है? फसीहा ने इसके चेहरे की जानिब देखते हुए कहा। इसी असना में इंटरकॉम की बेल हुई। इसने मुख्तसर सी बात के बाद कुछ कहा और इसी वक्त ही एक 60 साल की उम्र का शख्स हाथ में बैग लिए अंदर आया और मुसाफा करने के बाद इसके सामने बैठ गया। ज़हीर ने फसीहा से माजरत की और इस शख्स की तरफ मुतवज्जह हो गया। जी फरमाइए फरमान साहब। इस शख्स जिसका नाम ज़हीर ने फरमान लिया था, अपने बैग से एक फ़ाइल निकाली और ज़हीर की तरफ बढ़ा दी। ये प्रॉपर्टी के कागजात मुकम्मल हो गए हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल हो गई है, आप चेक कर लें। ज़हीर ने फ़ाइल खोलकर वर्क गर्दानी की और सरसरी देखकर फाइल बंद कर दी। ठीक है, मुझे इजाज़त दे, मुझे एक जगह और भी जाना है। फरमान ये कहकर खड़ा हो गया। ज़हीर भी अपनी जगह से उठा और इसका हाथ थाम कर कमरे से बाहर ले गया। फसीहा कमरे में अकेली ही थी। इसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और सरहद से उठकर फ़ाइल खोली। वो जायदाद के कागजात थे। फसीहा जल्दी से नाम पढ़ने के लिए अपनी नज़र कागज़ पर घुमाई और इसकी नज़र में एक नाम अफजाल अहमद पर पड़ी और इसी इस नाम में दरवाजे के पास आहट हुई। इसने फ़ाइल बंद की और इसके पास अपनी कुर्सी पर बैठना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो एक तरफ रखे शोपीस की तरफ मुतवज्जह हो गई। दरवाज़ा खुला और ज़हीर अंदर आते ही बोला, क्या देख रही हो? देखने की कोशिश कर रही हूँ। फसीहा के मानी है जवाब की ज़हीर को कुछ समझ में ना आया। इधर बैठो और बताओ क्या खाना पीना है? अभी कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? अभी आई और अभी जा रही हो?
ہم نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ظہیر چونکا۔ میں تو ایسے ہی آ گئی تھی، دراصل مجھے ماما کو ان کے بوتیک سے پک کرنا ہے۔ آپ کا دیدار ہو گیا اور اب میں جا رہی ہوں۔ فصیحہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تو ظہیر کا چہرہ بھی کھل سا گیا۔ آج رات میں آؤں گا انکل اور آنٹی سے شادی کی بات کرنے، ظہیر نے کہا۔ میں ان کو بتا دوں گی۔ فصیحہ نے دلکش مسکراہٹ نچھاور کر کے اور جانے کے لیے گھوم گئی۔ جاتے ہوئے اس کے چہرے سے مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور اس کی جگہ گہرے سنجیدگی نے ڈیرا جما لیا۔ فصیحہ اپنی کار تک پہنچی تو وہ اور بھی الجھی ہوئی تھی۔ فائل میں افضال احمد کا نام لکھا تھا۔ اسی عجلت میں اب وہ یہ نہیں جان سکی کہ اس نام کے علاوہ بھی کوئی دوسرا نام لکھا تھا یا نہیں۔ اسے اس شخص کی بات بھی یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ اس نے آپ کو اپنا نام ظہیر بتایا ہے۔ فصیحہ کے لیے الجھن کھڑی ہو گئی، لیکن وہ اس الجھن کو حل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اس شخص کا خیال آیا جو اپنی جان بچانے کے لیے باغ کھڑا ہوا تھا۔ اب فصیحہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس شخص کا ایک بار فصیحہ سے ملنا بہت ضروری تھا، لیکن یہ ممکن بھی تھا کہ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ میرے پاس ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، بزنس منصوبہ، اس کے بارے میں کئی سالوں سے سوچ رہا تھا، لیکن میرے لیے کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تم ملے ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وہ منصوبہ عملی طور پر وجود میں آ جائے گا۔ اپنے سامنے براجمان ظہیر کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سلطان نے کہا، آپ کا اسپتال بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، مزید بزنس کر کے آپ کو اتنی دولت کما کر کیا کرنا ہے؟ فصیحہ نے کہا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں چاروں براجمان تھے۔ پیسہ جتنا بھی پاس ہو وہ کم ہی ہے ڈاکٹر سلطان ہمسا، یہ بات وہ کرتے ہیں جو لالچ کے گڑھے میں کھڑے ہوں، آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ فصیحہ نے اپنی بات اس انداز میں کہی کہ جیسے وہ باپ سے لاڈ کر رہی ہو۔ ڈاکٹر سلطان اس کی بات پر ہنسا۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ دل میں لالچ کو رکھو گے تو ہی آگے بڑھو گے، ورنہ حالی دل تم کو سست بنا دے گا۔ ہر ایک کے سوچنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ بہرحال اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ دراصل میرا کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے میں بے تکلفی سے آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ منگنی کی بجائے ہم شادی ہی کر لیں۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ڈاکٹر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے، میرا دوست جیسے ہی آتا ہے ہم کوئی مناسب تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ بزنس کے لیے جو میں نے منصوبہ بتایا ہے، اس کے لیے کب میٹنگ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر سلطان نے پوچھا۔ جب چاہیں ہم بیٹھ جائیں گے، فی الحال ابھی مجھے ایک اور جگہ جانا ہے۔ ظہیر نے اجازت لی اور کمرے سے باہر نکلا تو پیچھے فصیحہ بھی چلی گئی۔ آپ مجھے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ فصیحہ نے پوچھا۔ تم سوال کیوں کرتی ہو، حکم کیا کرو، ظہیر مسکرایا۔ میں ابھی آئی، فصیحہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے کندھے پر چھوٹا سا پرس لٹک رہا تھا اور اس نے ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گاڑی اس علاقے سے باہر نکلی تو ظہیر نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ مجھے آئس کریم کھانی ہے، میرا دل کر رہا ہے، فصیحہ مسکرائی۔ ظہیر نے اس کی فرمائش پر گاڑی ایک طرف گھما دی۔ وہ اسے ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں کی آئس کریم بہت مشہور تھی۔ ظہیر نے کار ایک طرف کھڑی کر دی۔ ظہیر اس کا پسندیدہ فلیور پوچھنے کے بعد آئس کریم لے آیا۔ دونوں باتوں کے دوران آئس کریم بھی کھانے لگے۔ جب آئس کریم ختم ہوئی تو ظہیر نے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ آپ جائیں، میں کچھ دیر یہاں بیٹھ کر واپس جاؤں گی۔ فصیحہ نے کہا، تم اکیلی جاؤ گی؟ یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے اور نہ ہی ایسا پہلی بار ہوگا کہ میں اکیلی گھر جاؤں گی۔ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں تم کو ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر بعد چلی جاؤں گی۔ فصیحہ نے اطمینان سے کہا تو ظہیر چلا گیا۔ فصیحہ اکیلی کھڑی لوگوں کو دیکھتی رہی۔ اسے کسی انہونی کا انتظار تھا۔ وہ دوسری طرف جانے کے لیے گھومی تو کسی نے اس کے عقب میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ رک گئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ چونکی۔ اس کے عقب میں ظہیر کھڑا تھا، ہاتھ اسی نے کندھے پر رکھا تھا۔ آپ گئے نہیں؟ تم کو چھوڑ کر میرا دل جانے کو نہیں کر رہا، اس لیے گھوم کر واپس آ گیا، اس نے بتایا۔ میں تو ڈر گئی کہ نہ جانے کس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ فصیحہ ہنسی۔ تم رکو، میں ایک آئس کریم اور لے کر آتا ہوں، مزیدار ہے۔ ظہیر یہ کہہ کر چلا گیا۔ ابھی وہ آئس کریم والے کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ان کے سامنے ایک نوجوان آ کر کھڑا ہو گیا جس کی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ ظہیر بھی رک گیا۔ فصیحہ کی نگاہیں بھی ان دونوں پر مرکوز ہو گئی۔ ظہیر کی پشت پر فصیحہ تھی، اس لیے فصیحہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ ظہیر کے چہرے کے تاثرات اس شخص کے ملنے پر کیسے تھے۔ البتہ اس کے سامنے کھڑا نوجوان سنجیدہ تھا اور وہ کچھ اس سے کہہ رہا تھا۔ فصیحہ نے بائیں طرف ایک ستون دیکھا اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس جگہ وہ خود تو چھپ سکتی تھی لیکن ان دونوں کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ فصیحہ نے دیکھا کہ ظہیر کے چہرے پر خوف تھا اور وہ اس نوجوان کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی تھی کہ وہ وہاں سے چلا جائے لیکن وہ نوجوان اسے روک رہا تھا۔ فصیحہ نے دیکھا کہ ظہیر نے اس نوجوان کو بولتا چھوڑ کر تیزی سے آئس کریم والے کے پاس چلا گیا۔ جبکہ وہ نوجوان کچھ کہہ رہا تھا، پھر وہ غصے سے چلایا، تم کمینے انسان ہو، بے ایمان ہو۔ نوجوان کی آواز پر وہاں موجود لوگوں میں سے کچھ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر وہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ جبکہ ظہیر نے پلٹ کر بھی
इस नौजवान को नहीं देखा। ज़हीर के इस तरह नज़रअंदाज करने से लगता था जैसे इसे इस नौजवान की इस बात की कोई परवाह ही नहीं। वो नौजवान बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला तो फसीहा वहाँ से निकली और तेज़ी से इस नौजवान के पीछे चलने लगी। लोगों का रश था और इस रश में फसीहा के लिए इस नौजवान के पीछे जाना आसान था, वरना शायद ज़हीर उसे देख लेता। वो नौजवान जैसे ही उस जगह से बाहर निकला, फसीहा तेज़ी से इसकी जानिब जाकर रुक गई। क्या हम बात कर सकते हैं? फसीहा ने पूछा। नौजवान ने इसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखा। आपको मुझसे कोई बात करनी है? जी हाँ, फसीहा ने संजीदगी से कहा। अभी आपने गुस्से में उससे कमीना और बेईमान कहा। जानना चाहती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? तुम इसकी हमदर्द हो? मेरे कहने से तुम्हें तकलीफ हुई है? अगर ऐसा है तो मुझे कोई परवाह नहीं। नौजवान ने बेपरवाही से कहकर जाने लगा तो फसीहा ने इसे रोक लिया। मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ तुम हो कौन? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? नौजवान ने पूछा। वो मेरे दोस्त का मंगेतर है, फसीहा जल्दी से बोली। फसीहा की बात सुनकर वो नौजवान चौंका। इसने अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, वो तुम्हारी दोस्त का मंगेतर है? चंद दिन पहले मुझे ये बात दिलावर ने भी बताई थी कि ये कमीना एक लड़की के साथ दिखाई दे रहा है। दिलावर ने उस लड़की को उसकी हकीकत भी बताना चाहिए, लेकिन वो बता नहीं पाया और वो अब गायब है। क्या तुम इसी की बात कर रहे हो जो मुझे 2 बार मिल चुका है? फसीहा ने एकदम कहा। दिलावर तुमसे मिला था? तुमको कैसे मिला था? नौजवान की आंखों में हैरत थी। दरअसल मैंने झूठ बोला था, इससे मेरी मंगनी हुई है और हम शादी करने वाले हैं। मुझे वो आदमी मिला था जिसका नाम तुमने दिलावर बताया है। वो मुझे इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन इस दिन के बाद वो मुझे नजर ही नहीं आया। फसीहा ने हकीकत बयान कर दी। शायद वो इस जालिम के हत्थे चढ़ गया है। इसका मोबाइल नंबर बंद है और वो 2-3 दिन से गायब है। जालिम है ये। तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे? मैं बहुत परेशान हूँ। फसीहा ने यह कहते हुए इसकी तरफ देखा जहाँ ज़हीर खड़ा था। इसके हाथ में आइसक्रीम थी। वो एक तरफ खड़ा दाएं बाएं मुतलाशी नज़रों से देख रहा था। फसीहा एक बड़े सतून के पीछे थी, इसलिए ज़हीर इसको देख नहीं पा रहा था। ज़हीर के चेहरे पर गुस्सा ऐसा था जैसे वो कोई बहुत ही खतरनाक इंसान हो। फसीहा इसका चेहरा देखते ही डर गई। हम कहीं और जाकर बात करते हैं। फसीहा के लहजे में खौफ था और इसकी निगाहें ज़हीर पर मुड़को। मेरा भी यही ख्याल है, नौजवान बोला। वैसे मेरा नाम इरफान है, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो। ये कहकर वो एक तरफ चला तो फसीहा भी इसके पीछे चलने लगी। इस जगह से कुछ फासले पर एक पार्क था, वहाँ भी इस वक्त अच्छा खासा रश था। दोनों ने देखा कि कोई बेंच खाली नहीं थी। दोनों एक ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ कुछ अंधेरा था। ये एक अच्छा इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भेड़िया है। मैं पैसे लेकर कोई भी काम करता हूँ। मुझसे इसने एक डील की थी, मैंने काम कर दिया। अब मुझे मेरा तय किया हुआ आधा मुआवजा नहीं दे रहा है। बात करता हूँ तो ऐसे नज़रअंदाज कर देता है जैसे मुझे जानता ही नहीं। इरफान बोला। वो काम क्या है? एक लाश को गायब करना था, इरफान ने बताया। तो फसीहा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। लाश? फसीहा के मुंह से शिकारी की तरफ निकला। इसने मुझसे कहा था कि मैं वो लाश ठिकाने लगा दूं। मैंने वो काम कर दिया, लेकिन रास्ते में पुलिस से सामना हो गया। मुझे भागना पड़ा और कई दिन तक मैं ज़ेर ज़मीन चला गया। ये भी कई महीने इस शहर से गायब रहा। मुझे पता चला है कि ये जेल में है। ये भी पता चला कि ये मुल्क से बाहर है। बहरहाल अब कुछ महीनों से इस शहर में दोबारा दिखाई दे रहा है, इरफान बता रहा था। और फसीहा हैरान कुन अंदाज में इसकी तरफ देखी जा रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सब ज़हीर के बारे में ही सुन रही है। वो बोला, दरअसल मुझे दिलावर ने बताया कि वो किसी लड़की के साथ दिखाई दे रहा है। इससे आपसे हमदर्दी थी, इसलिए मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ। वो लाश किसकी थी? फसीहा ने सवाल किया। ये मुझे नहीं मालूम। यह हकीकत दिलावर जानता था या फिर नायला जानती थी? वो बोला। नायला कौन है? मैं आपको इसका एड्रेस दे देता हूँ, आप इससे मिल लें। वो इसके बारे में बहुत कुछ जानती है। इरफान ने इसे नायला का एड्रेस समझाया और कुछ तवक्कुफ के बाद इसने झिझकते हुए कहा, कुछ खर्चा मिलेगा? क्या है कि ये बिल्कुल खाली है। फसीहा ने कहा, पहले तुम मुझे अपना राब्ता नंबर दो। हाँ, वो ले लें। इरफान ने इसी वक्त नंबर लिखवाया। आप जब चाहें मुझसे रब्ता कर लें। मैं नायला को फ़ोन करके आपके बारे में बता दूंगा कि वो लड़की आपसे मिलना चाहती है जिसको जवाद ने अपने चुंगल में फंसाया हुआ है। जवाद कौन? फसीहा चौंकी। वही जवाद जिससे आपकी मंगनी हुई है, इसका नाम जवाद है। फसीहा की हैरत में 2 चंद इजाफा हो गया। हाँ, इरफान ने इसकी तरफ देखकर गर्दन इसबात में हिलाई। मुझे दिलावर ने बताया था कि इसका नाम जिब्रान है। फसीहा ने इसकी तरफ हैरत से देखा। इरफान एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। शायद दिलावर को गलतफहमी हुई होगी। मुमकिन है इसका नाम जिब्रान हो और इसने मुझे जवाद बताया हो। आप नायला से मिल लें, वो इसकी सारी हकीकत जानती है। इरफान ने यह कहकर उस अंदाज में फसीहा की तरफ देखा जैसे वह खामोशी से कह रहा हो कि मुझे कुछ दे दो ताकि मैं चला जाऊँ। फसीहा ने अपने पर्स से 2000 रुपये निकाल कर इसे दे दी। इसने नोट जेब में रखे और खुश हो गया। इसने हाथ के इशारे से सलाम किया और जाने के लिए मुड़ा। फिर रुक कर फसीहा की तरफ घुमा और पुरअसरार अंदाज में बोला, जवाद के हाथ खून से रंगे हुए हैं, खतरनाक और पुरअसरार आदमी है। इरफान ये कहकर चला गया और फसीहा खौफजदा सी खड़ी थी। फिर एकदम इसके जिस्म में हरकत हुई और वह तेज़ी से पार्क की गेट की जानब चली गई। इसकी सांस फूल गई थी। वो तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। फसीहा सड़क की तरफ गई
और जो ही इसने सड़क عبور करने के लिए फुटपाथ से नीचे अपना पैर रखा तो एक तेज रफ्तार कार ऐन फसीहा के सामने आ रुकी। टायर चीखे तो फसीहा के मुंह से डर से चीख निकल गई। इसी वक्त कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से आग बगोला ज़हीर बाहर निकला और फसीहा की तरफ बढ़ते ही इसने इसका बाजू पकड़ा, दूसरे हाथ से कार का दरवाज़ा खोलकर तकरीबन इसे धकेल कर कार में बिठाया और गुस्से से कार का दरवाज़ा बंद किया और अपनी ड्राइविंग सीट संभालते ही इसने कार ऐसे आगे बढ़ाई कि एक बार फिर कार के टायर चीखे। फसीहा डरी और सहमी बैठी इसकी तरफ देख रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो मैं दीवानों की तरह तुम्हें तलाश कर रहा था, तुम्हारी फिक्र में परेशान, कभी इधर कभी उधर दौड़ रहा था। ज़हीर के लहजे में गुस्सा था। मेरी एक दोस्त मिल गई थी, फसीहा ने बहाना बनाया। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अकेले एक तरफ जाते हुए देखा और फिर तुम रश में गुम हो गई। कहाँ गई थी? ज़हीर ने अपनी सुर्ख आंखें फसीहा पर जमा दी। फसीहा को पहली बार ज़हीर से खौफ महसूस हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने गई हूँ और तुम मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं अपने गुस्से का इजहार भी ना करूँ? तुम्हारी तलाश में जो अजियत मैंने उठाई है इसका गुस्सा कहाँ निकालूँ? वो चिल्लाया। प्लीज़ गाड़ी रोक दो। गाड़ी नहीं रोकेगी, ज़हीर ने कहा और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। गाड़ी सड़क पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी कार रेस का हिस्सा हो। फसीहा को इतनी रफ्तार में दौड़ती कार में बैठने की आदत नहीं थी, वो डर गई। इसने अपने दोनों हाथ सामने डैशबोर्ड पर रख दी। ज़हीर किसी जुनूनी की तरह कार चला रहा था। फसीहा की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो चिल्लाई, कार रोक दो, आहिस्ता करो रफ्तार। ज़हीर को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इसने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। सड़क पर ज़्यादा रश नहीं था। इसकी कार सड़क पर बल खाती दूसरी कार को ओवरटेक करती हुई दौड़ रही थी और फसीहा का खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक ज़हीर ने कार की रफ्तार आहिस्ता करना शुरू कर दी और फिर इसने एकदम ब्रेक लगा दी। जो ही कार को एकदम ब्रेक लगे, कार के टायर सड़क पर फिसलते हुए आगे तक चले गए और फिर कार के बाएं जानब के दोनों टायर फुटपाथ पर चढ़ गए और कार रुक गई। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। गहरी खामोशी में फसीहा को अपने दिल की मुंतशिर धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। ज़हीर ने फसीहा की तरफ देखा और इंतहाई शीरी और हलीक लहजे में बोला, तुम मुझे नज़र नहीं आई तो मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे तुमको मुझसे कोई छीन कर ले गया है। फसीहा, तुम इस तरह मेरे सामने से अचानक मेरी नज़रों से ओझल ना हुआ करो। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूँ। ठीक है, मुझे घर ड्रॉप कर दो और मुझे लग रहा है जैसे मेरा सर चकरा रहा है। पहले तुम मुझे माफ़ करो और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ। ज़हीर जिद करने लगा। फसीहा ने बादल नहास्ता कहा, ओके ठीक है। फसीहा का घर आ गया। इसने गेट के सामने कार रोक दी। मोहब्बत भरी नज़रों से फसीहा को देखने के बाद इसने कहा, बस ये बात याद रखना कि मैंने तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत की है। अब तुम्हारे बगैर एक पल भी रहना मुश्किल है, मुझे अंदाज़ा हो गया है। फसीहा ने कहा और कार से उतरकर घर में चली गई। ज़हीर बंद गेट को देखता रह गया, फिर वहाँ से चला गया। फसीहा के दिमाग में बहुत से सवाल थे। वो डर भी गई थी, लेकिन इसने अटल फैसला कर लिया कि वो ज़हीर की हकीकत जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगी।